नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, और विकारी शब्दों में हमने पढ़ लिया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। शब्द का दूसरा भेद जो है वो है अविकारी। और अविकारी शब्दों में अविकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। यानी मूल रूप से हम पढ़ रहे थे शब्द, और शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं, आज हम शुरू करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी से अभिप्राय क्या है? तो पहले हमने पढ़ा था विकारी, और विकारी से मतलब होता है लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में परिवर्तन आता हो तो वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी जो विकारी नहीं है, तो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से जिनमें परिवर्तन नहीं आता है नहीं होता है, वे क्या कहलाएंगे? अविकारी। यानी कि लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हों, जिसमें कोई विकार नहीं आता हो, तो वो कहलाएंगे अविकारी शब्द। अब उदाहरण के तौर पे देखें आप, जैसे लड़का शब्द है, क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, तो लिंग की दृष्टि से इसको बदला जा सकता है लड़का, लड़की। लिंग की दृष्टि से इसमें परिवर्तन हो गया है, और वचन की दृष्टि से लड़का एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्या हो गया? लड़के। लड़के ये क्या हो गया? इसका बहुवचन हो गया, यानी वचन की दृष्टि से भी परिवर्तित हो गया है। तो ये हुए विकारी शब्द, यानी इसमें किस तरह से परिवर्तन आता है? परिवर्तित हो गए, तो इनको विकारी कहेंगे, इनमें विकार आ जाता है। लेकिन आकंठ, आकंठ, कंठ तक, आ जानू, जानू को बोलते घुटना, घुटने तक, आ जानू बाहु, घुटने तक जिसकी भुजाएं लंबी हो उसको क्या कहेंगे? आजानु बाहु। तो ये जो दो शब्द मैंने लिखे हैं, जो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अनुरूप, अनुपसर्ग लगा हुआ इसमें, ये तीन शब्द लिखे हैं, ये अविकारी शब्द मित्रों। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है कि बदल के देखें? आकंठ जो है, क्या लिंग की दृष्टि, आकंठ है कौन सा? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? परिवर्तन क्या करेंगे? लिंग की दृष्टि के परिवर्तन होता है इसमें? नहीं होता है। आजानुबाहु, घुटनों तक भुजाओं वाला व्यक्ति, उसको कहेंगे आजानुबाहु। तो क्या यह बहुवचन हो सकता है? क्या इसका कोई लिंग चेंज होता है? नहीं होता। ये शब्द यथावत रहते हैं, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय लगा करके अभी जो बने हैं शब्द, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इस तरह के शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उनको हम कहेंगे अविकारी शब्द, यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हो। तो अविकारी शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आया करता है। विकारी शब्द के कितने भेद हैं और अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो मित्रों, ये तो हुए अविकारी। अविकारी के बारे में आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते हों, उनको कहेंगे हम अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द के बाद आगे वाला प्रश्न ये है कि अविकारी के भेद कितने होते हैं? तो भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक
और चौथा है विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके बाद ये हमें कंठस्थ होने चाहिए मित्रों। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके भेद। जितने भी आपको भेदोभेद जो भी बताया जाता है, जो भी नहीं, तो उनका सबसे पहले आपको डेफिनेशन आना चाहिए, फिर उसके भेद कौन कौन से वो आने चाहिए, फिर भेदोभेद, ये टिप्स पे होने चाहिए। अब क्रिया विशेषण में मित्रों 2 शब्द हैं, क्रिया और विशेषण। ये हम क्रिया भी पढ़ चुके हैं और विशेषण भी पढ़ चुके हैं। तो क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य हम करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। और विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है। किसी भी क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको तो कहते हैं विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहेंगे। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताता है तो उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। तो जो किसी भी कार्य की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो अब हमें पढ़ना है, ये क्रिया विशेषण की डेफिनेशन हुई और क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो हमें पढ़ने हैं। अब देखिएगा, क्रिया विशेषण के भेद कई प्रकार से हैं। सामान्य भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, और परिमाणवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण और इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने सामान्य तौर से ये 4 भेद हमने किए हैं। अब इसको समझने के लिए देखिएगा, एक मैं वाक्य लिखता हूँ, तुम कब आओगे, ये वाक्य है। अब इसमें देखेंगे आप, आओगे क्या है, क्रिया है, ठीक है। तुम क्या है, सर्वनाम है। ये कब जो है इसको क्या कहेंगे, ये कब किसकी विशेषता बता रहा है, कब आओगे, क्रिया के बारे में, क्रिया से जुड़ा हुआ ना। आओगे क्रिया है, तुम कब आओगे ये बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अब क्रिया की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन ऊपर जो भेद बताए गए हैं उसमें से आप देखें कि कौन सी श्रेणी में आता है ये कब। क्या ये स्थान के बारे, किसी भी स्थान के बारे में बताते हैं हम, तो कब थोड़ी बोलते हैं। काल के बारे में बताता है, कब आओगे, समय के बोध कराता है। तो ये जो कब है ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता तो बताता है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताते हुए भी कौन सी श्रेणी में आता है, किसका बोध कराता है, समय का बोध कराता है। काल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तुम कब आओगे यानी कि ये क्रिया विशेषण है, आओगे क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन साथ ही ये समय का बोध कराता है, काल का बोध कराता है। तो इसको हम कहेंगे कालबोधक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध करवाते हों। राम यहाँ खेलता है, ये वाला राम तो करता है ही, संज्ञा है।
खेलना क्या है? क्रिया है। अब यहाँ ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताता है। खेलना क्रिया तो हो रही है, लेकिन विशेषता क्या बताई जा रही है? यहाँ हो रही है, यहाँ खेला जा रहा है। तो ये यहाँ जो है ये किसका बोध कराता है? स्थान का बोध कराता है। तो ये हुआ स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीति। अब रीति से क्या मतलब समझते हैं आप? रीति का मतलब कई अर्थ होते हैं इसके, और अर्थ कई होते हैं, लेकिन बोध एक ही चीज का कराते हैं। रीति का अर्थ मार्ग भी होता है, एक पद्धति विशेष भी होता है, विशिष्ट पदरचना भी होता है। लेकिन आपको सबसे सरल तरीका बता देता हूँ कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका करने का हमारा एक अपना तरीका होता है, हमारी अपनी एक शैली होती है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग प्रकार का होता है, हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग प्रकार का होता है, हर व्यक्ति का जीवन शैली यानी रहन सहन का तरीका भी अलग प्रकार का होता है, सबके निजी होते हैं। तो ये जो शैली होती है बोलने की, चलने की, पढ़ाने की, ये जो तरीका होता है इसको क्या कहेंगे? रीति कहेंगे। तो आप सीधा से इसका मतलब इतना ही समझ लें, रीतिवाचक यानी तरीका। जो क्रिया की जा रही है उसका तरीका क्या है? सीता सच बोलती है, इसमें बोलना क्या है? क्रिया है। सीता क्या है? करता है। और सच बोलना जो क्रिया है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? कौन सा शब्द बता रहा है? सच बता रहा है। बोलने का जो ढंग, पद्धति, तरीका क्या है? ये शब्द बता रहा है बोलने का तरीका, बोलने की शैली, बोलने की रीति। सच बोलती है, झूठ बोलती है। तो इसके अंतर्गत आप देखें, क्या ये सच शब्द है? ये क्रिया विशेषण है ना। तो क्रिया विशेषण क्या काल का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है? सच बोलना समय का तो नहीं पता चल रहा। क्या स्थान का बोध करा रहा है? सच शब्द से क्या स्थान का बोध होता है? नहीं होता है। तो फिर किसका बोध होता है? रीति का बोध होता है। तो ये जो है, हम एक बार मोटे तौर से इसको पढ़ रहे हैं। सच शब्द जो है ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब चौथा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में आपको पहले ही बता चुका हूं, परिमाण, तो इसका विच्छेद होगा परिमाण। जब जोड़ते हैं तो बन जाता है परिमाण। नए से नए कैसे बनता है ये संधियों में पढ़ेंगे। मान का मतलब आप समझते हैं ना, किसी चीज का मान। इसका सीधा सा इतना ही समझ लेना, माप तोल जो होता है उसको क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें नाप तोल का पता चलता हो वो कहलाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें देखिएगा, एक उदाहरण लिखता हूं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भरना क्या है? क्रिया है। घड़ा क्या है? कर्म है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भरना क्रिया किस प्रकार से हो रही है हम बताएंगे। भरना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि बूंद बूंद से भर रही है। तो बूंद बूंद क्या है? नाप है, माप के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो बूंद बूंद शब्द है ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषता है, भरना, भरता या भरना, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बूंद बूंद। बूंद बूंद से पता चलता है कि नए तो ये काल का बोध करा रहा है, नए स्थान का बोध करा रहा है, नए रीति का बोध करा रहा है। तो फिर क्या करवा रहा है? परिमाण, नाप का बोध करवा रहा है। तो मित्रों ये तो हुआ है सामान्य वर्गीकरण। आप बता सकते हैं कि चार सामान्य रूप से क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? चार होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं?
ये तो एक भेद हुआ। अब दूसरा है प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो सामान्य, संयोजन और अनुबद्ध 3 भेद होते हैं। सामान्य भेद, संयोजन और अनुबद्ध, ये 3 भेद किसके आधार पर होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो यह आएगा कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हमारा उत्तर रहेगा 3 भेद होते हैं, सामान्य, संयोजन और अनुबद्ध। हम मोटे तौर से एक बार इसको इस तरह से देख लेते हैं कि इनका जो भी भेद होते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, कहीं भी चाहे किसी विषय को पढ़ो आप, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो हेडिंग होती है और जो मूल शब्द होता है उसका शब्दार्थ क्या है, उससे काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। सामान्य का मतलब होता है सामान्य, यानी कि ऐसे जैसे अरे तुम कहाँ थे, इसमें ये अरे है। अरे क्या है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्र रूप से जो प्रयोग होता है क्रिया विशेषणों का वो कहलाएंगे सामान्य। और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो जोड़ने का काम करते हो तो वो कहलाएंगे संयोजन क्रिया विशेषण। जहां राम जाएगा वहीं सीता जाएगी। अब जाएगा क्या है, क्रिया, और जाएगी क्या है, क्रिया है। इनकी विशेषता क्या कहाँ बता रहे, जहाँ स्थानवाचक हो गई, जहाँ और वहीं, ये 2 हो गई। तो ये 2 जो क्रिया विशेषण हैं ये क्या काम कर रहे हैं, सीता जाएगी, राम जाएगा, इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। इन दोनों को हटा करके देखें तो हमें क्या अर्थ मिलेगा, राम जाएगा, सीता जाएगी, कहाँ जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाते ही हमें पता चलता है कि जहाँ राम जाएगा उसी स्थान पर सीता जाएगी। यानी कि इन दोनों ने क्या काम किया है, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है, दोनों क्रियाओं को जोड़ने का काम किया है। इसको बोलते हैं संयोजन। अब तीसरा जो है अनुबद्ध। अनुबद्ध जो है इसका मतलब होता है अवधारणा के लिए प्रयुक्त करते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निश्चय के लिए। अवधारणा से आपको पहले भी एक बार एक क्लास में बताया मैंने, अवधारणा का मतलब क्या होता है। तो अवधारणा का मतलब होता है एक विचार, एक ऐसा विचार जिसको हम विभिन्न उदाहरणों से पुष्ट कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। जैसे आपको कोई कार्य करना है और उस कार्य के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उस वैसे ही कार्य आप दूसरी जगह जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ से आप उनको देखेंगे, वहाँ जो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो आपके अनुभव हैं, उसके आधार पर वहाँ से आप कुछ हासिल कर लेंगे और अपने विचार में थोड़ी सी और ज़्यादा उस विचार को पुष्ट कर लेंगे। दूसरी तरीके में बता दूं, आपको एक घर बनाना है और आपके मन में एक विचार है, धारणा है, लेकिन आप दूसरे कई प्रकार के घर देखेंगे, उन घरों में से आप एक एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। इस घर में ये चीज़ आपको अच्छी लगी है, ये चीज़ मैं मेरे घर में ऐसी बनवाऊंगा, इस घर में ये चीज़ अच्छी लगी ऐसी बनाऊंगा। इस तरह से विभिन्न उदाहरण आपके सामने, वहाँ से विभिन्न प्रकार के विचार लेकर के अपने एक मूल विचार को पुष्ट कर लिया आपने, तो वो हो गई अवधारणा। अब ये जो विचार है अवधारणा, अवधारणा से प्रेरित होता है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि जहाँ निश्चय हो, एकदम साधारण भाषा में कह सकते हैं जहाँ निश्चय हो, तो उसे कहेंगे हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण। राम ने
उसे देखा तक नहीं। ओके, ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण का उदाहरण है। राम ने, राम क्या करता है, ने क्या है, कारक चिन्ह है, उसे क्या है, कर्म है, देखा ये क्या है, क्रिया है। ये जो तक शब्द है ना मित्रों, ये वाला, ये लगाते ही अब इसको पढ़े, राम ने उसे देखा नहीं। अर्थ क्लियर हो गया कि कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि राम ने उसे देखा नहीं। एक तो ये वाक्य हुआ। दूसरा ये हुआ कि राम ने उसे देखा तक नहीं, यानी कि पूरी तरह से हम निश्चय के साथ ये बात कहते हैं। तो ये जो इस तरह से निश्चय के साथ जो कहा जाता है, जोर दे करके कहा जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसको विस्तार से आगे बढ़ते हैं। ये एक सामान्य जानकारी हुई। सामान्य, संयोजन और अनुबद्ध प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। अब प्रयोग विशेषण शब्द पढ़ लेना और उसका भेद पढ़ लेना थोड़ा सा, कि काल, स्थान, ऋचि, परिणाम, वहाँ तक हम पढ़ करके अक्सर छोड़ दिया करते हैं। लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो इस तरह से आया करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया है। बहुत कठिन प्रश्न पत्र आया है। वो प्रश्न तो सही दिया है उन्होंने, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं उसको। पूरा पढ़ते हैं, जैसे स्वर के बारे में आपको बताया था, स्वर के बारे में किसी से पूछ लो 3 भेद बताएंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे वाला पढ़ा ही नहीं। व्यंजन के इतने सारे भेद हैं, व्यंजन के 3 भेद पढ़ के छोड़ देते हैं और कोई पढ़ाता भी नहीं है। लेकिन प्रश्न कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। पूरे भेद पढ़े हम। इसके बाद एक भेद और रह जाता है मित्रों, तीसरे वाला जो भेद है वो होता है रूप के आधार पर। जो रूप सामने आता है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर मौलिक एक, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है स्थानीय। ये जो 3 हैं, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। और ये चीज़ हमें टिप्स पे होनी चाहिए। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 3 होते हैं। ये बड़ा सिंपल है। मौलिक, मौलिक का मतलब ये होता है क्रिया विशेषण वे शब्द जो मूल रूप से काम में आते हैं, यानी कि उनके साथ कोई उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं लगा रहता है। और यौगिक में क्या है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनके साथ उपसर्ग प्रत्यय जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको योग हो रहता है, तो उनको यौगिक कहते हैं। और स्थानीय का मतलब होता है ऐसे क्रिया विशेषण जो एक स्वतंत्र वाक्य का काम करते हैं, तो उनको कहते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ते हैं पीडीएफ के माध्यम से, थोड़ा विस्तार से, उदाहरणों के साथ। ये जो मोटे तौर से मैंने आपको बताया है, तो मित्रों ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के सामान्य भेद कितने होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ इतना आपको याद होना चाहिए, जितना मुझे याद है इतना तो होना ही चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि मुझे विशेषण के बारे में थोड़ी जानकारी है। तो सामान्य भेद हुए कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, साधारण, संयोजन और अनुबद्ध, 3 भेद होते हैं। और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसके भी 3 होते हैं। मौलिक, यौगिक और स्थानीय, 3 भेद होते हैं। अब इन भेदों को समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ते हैं पीडीएफ के माध्यम से। थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है ये।
क्रिया विशेषण की डेफिनेशन। भाई क्या हो गया इसको? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा भाई? आप देखिएगा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह तेज चलता है, तो ये जो तेज है ये क्या है मित्रों? किसकी विशेषता? चलने की विशेषता बता रहा है। तेज, धीरे चलना, तेज चलना, चलने क्रिया, चलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? तेज जो है ये क्रिया विशेषण। यहाँ पर चलना, चलता क्रिया है और तेज शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। तो समझ चुके हैं हम सीधा, जो क्रिया की विशेषता बताता है। मोहन जल्दी जल्दी लिखता है। लिखना क्रिया है, लेकिन किस तरह से लिखता है? धीरे लिखता है या तेज लिखता है? लिखने की विशेषता यहाँ क्या है? जल्दी जल्दी लिखता है। तो ये जल्दी जल्दी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। गया है क्रिया है, लेकिन अभी अभी गया है। गया की विशेषता क्या बता रहा है? अभी अभी गया है, कालबोधक है। पढ़ता है, राम पढ़ता है। पढ़ना क्रिया है, कैसे पढ़ता है? बहुत पढ़ता है। क्रिया विशेषण के भेद। ऐसे अव्यय शब्द, अव्यय जिनसे क्रिया होने के समय का बोध होता हो। अव्यय का मतलब ही यहाँ क्या समझेंगे आप? अविकारी। अविकारी कोई अव्यय कहा जाता है। अव्यय जिसमें व्यय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो जिनसे क्रिया होने के समय का बोध हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण लेकिन साथ में वो किस तरह का बोध कराते हैं? समय का बोध कराते हैं। उनको कहते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। मेरी परीक्षा है, मेरी परीक्षा है। परीक्षा, मेरी परीक्षा, ये क्या है? क्रिया ना। लेकिन कब? कब? समय बता रहा है, आज, आज का समय बता रहा है। तो ये क्या हुआ? कालवाचक। तुम कब आओगे? कब? समय का बोध करा रहा है। मीरा आई थी, कब? कल। वह आया था, कब आया था? कल आया था। कल शब्द क्या है इसका? वो किसका बोध करवा रहा है? समय का बोध करवा रहा है। मोहन बार बार मेरे घर आता है। मोहन मेरे घर आता है। घर आता है ये तो क्रिया हुई, लेकिन इस क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? बार बार आना। तो ये क्या है? बार बार समय का बोध करवा रहा है। तो बार बार जो है ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। नवीन मेरे घर अभी अभी आया था। आया था क्रिया है, अभी अभी आया था क्या विशेषता बता रहा है? आने की विशेषता क्या है? अभी अभी आया था, यानी समय का भी बोध करवा रहा है। वह प्रातः जल्दी उठता है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने तो जा रही हूँ, क्रिया है, लेकिन कब? अब। तुम अब जा सकते हो, समय का बोध करवाया जा रहा है। वह कल जयपुर जाएगा। जयपुर जाएगा, जाने की क्रिया बताती है। क्रिया की विशेषता क्या है? कब जाएगा? कल। काल का बोध करवाया जा रहा है। सबसे पहले इन वाक्यों में आप देखें कि इसमें क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, और जिस शब्द को हम चयन कर लेते हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये वाला जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, लेकिन क्या ये काल का बोध करवा रहा है? क्या ये स्थान का बोध करवा रहा है, या रीति का बोध करवा रहा है, या परिमाण नाप का बोध करवा रहा है? इस पे हमें ध्यान देना है बेटो। तो ये जितने भी मैंने गोले लगाए हैं ये सब किसका बोध करवाते हैं? ये काल का बोध करवाते हैं। काल का मतलब होता है समय, समय का बोध करवाते हैं। इसके बाद देखें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द
अव्यय से विकारी समझते हैं, विकारी अव्यय एक ही होते हैं, फिर बार बार शब्द आते हैं। जिनसे क्रिया घटित होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण तो हम सबसे पहले वाक्य में देखें, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, यानी क्रिया विशेषण कौन सा है, और फिर हमें देखना है कि ये कौन सी श्रेणी का क्रिया विशेषण है। तो यहाँ उधर मत जाओ, मत जाइए, मना कर दिया। जाना क्या है, क्रिया है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, उधर नहीं जाना है। उधर इशारा करके तो हम क्या बताते हैं, उधर का मतलब तो हम स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया स्थान। उधर शब्द क्रिया की दिशा के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है। सीता यहाँ सोती है, स्थान के बारे में बता रहा है। सोना क्रिया है, इसकी विशेषता शब्द बता रहा है यहाँ, यानी क्रिया विशेषण हुआ। और ये क्रिया विशेषण है वो किस श्रेणी का है, स्थानवाचक है। मुझे प्रतिदिन यहीं पर मिलता है, महेश मुझे प्रतिदिन मिलता है, मिलना क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बताए, यहीं पर घटित होती है वो क्रिया। मोर मुझे रोजाना वहीं दिखता है, स्थान के बारे में बोध करवाना। दिखना क्रिया है, क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, वहीं बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण हुआ। और क्रिया विशेषण की और विशेषता हमें क्या दिखाई दे रही है, यानी किस श्रेणी का है ये, किस वर्गीकरण के लिए, स्थान का बोध करवा रहा है। तो यहाँ, यहीं, वहीं, ये जो क्रिया विशेषण है ये किसका बोध करवा रहे, स्थान का बोध करवा रहे। तो इनको हम कहेंगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तो ये हुआ मित्रों दूसरा भेद। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा भेद, रीतिवाचक। ये स्थानवाचक के भेद हैं अभी तक। माँ बाहर गई, बाह गई क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, बाहर शब्द बता रहा है। बाहर क्या है, क्रिया विशेषण है ना, किस तरह का है, बाहर किसका बोध करवा रहा है, स्थान का। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। यहाँ उधर, विकास उधर जाता है, स्थान का बोध करवा रहा है। तुम कहाँ घूम रहे हो, स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। आधे लोग दाएं चलो, स्थान, दाएं बायां क्या है, स्थान होता है। मेरे पास, स्थान का बोध करवा रहा है। तो ये जो हैं ये सब क्या है, स्थान का बोध करवाते हैं, इसलिए इनको कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे वाला है मित्रों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें देखें आप, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीका, पद्धति का बोध करवाते हो। तरीका आप अच्छे से समझते हैं, विधि, तरीका, शैली, पद्धति, मार्ग, कोई सा भी समझ लो आप, यानी काम करने का तरीका, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विजय ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाना क्या है मित्रों, क्रिया है। ठीक है, गाड़ी चलाना क्रिया है ना। किस तरह से चलाता है, ध्यानपूर्वक चलाता है। तो ध्यानपूर्वक यानी उसका गाड़ी चलाने का तरीका क्या है, क्या लापरवाही से चलाता है या फिर बहुत सावधानी से चलाता है, तरीका क्या रहा, ध्यानपूर्वक चलाता है। तो ध्यानपूर्वक शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, लेकिन कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राहुल फटाफट तैयार हो गया। फटाफट क्या स्थानवाचक है या फिर कालवाचक है, किस तरह का लग रहा है, न तो ये स्थान का बोध करवा रहा है न काल का बोध करवा रहा है। तो किसका बोध करा, फटाफट तैयार हो जाओ, तैयार होने का तरीका है धीरे धीरे तैयार हो, फटाफट तैयार हो जाओ। गलत चाल चलती है, चाल चलती है क्रिया है, और इसकी विशेषता यानी चलती है किस तरह से, गलत। तो ये गलत चाल तरीके को बता रही है, चलने का तरीका बताया जा रहा है। अच्छी तरह
यहाँ भी तरीका बताया जा रहा है, सच तरीका बताया जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है तरीका बताया जा रहा है। तो ये जो हैं क्रिया विशेषण, सबसे पहले जो हाइलाइट्स हैं, इनको सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें क्रिया विशेषण कौन से हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं। फिर इनको हमें ये देखना है कि इसमें से क्या ये तरीका बता रहे हैं, काम करने क्रिया का तरीका बता रहे हैं, काम करने का तरीका या विधि के बारे में बता रहे हैं, स्थान के बारे में बता रहे हैं, काल के बारे में बता रहे हैं। हम नेक्स्ट देखें मित्रों, यहाँ इन वाक्यों में फटाफट, गलत चाल, अच्छी तरह, हमेशा, सच, धीरे धीरे आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात घटित होने की विधि का बोध करवा रहे हैं। इसलिए क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब होता है नाप। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे हमें क्रिया के परिमाण, माप, संख्या, मात्रा का बोध होता हो। संख्या से भी हमें नाप का ही पता चलता है, कितना है इसका उत्तर संख्या से मिलता है, कितना है इसका उत्तर मात्रा से मिलता है, कितना है उसका उत्तर हमें माप से मिलता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कितना का उत्तर जहाँ मिलता हो वहीं क्या मिलेगा आपको, परिमाणवाचक मिलेगा। स्वस्थ रहने के लिए नींद लेनी चाहिए कितनी, पर्याप्त। तो पर्याप्त क्या है मित्रों, क्रिया विशेषण है। नींद लेना क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, पर्याप्त बता रहा है। पर्याप्त से हमें क्या पता चलता है, माप का पता चलता है, क्योंकि आप पहले इसके प्रश्न लगाएं, कितना, कितनी, उत्तर मिल जाए तो आप समझेंगे कि ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन परिश्रम करना चाहिए कितना, ज्यादा। मोहन रोज सिर्फ घंटे सोता, कितने घंटे, 4 घंटे। पंकज बहुत मेहनत करता है, पंकज मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, बहुत। कितनी, कितना का उत्तर आता जा रहा है ना, वहाँ परिमाण बोधक है। रात्रि को अल्प आहार लेना चाहिए, आहार लेना चाहिए कितना, अल्प, थोड़ा लेना चाहिए। वह इतना कैसे खा लेता है, इतना ज्यादा कैसे खा लेता है, कितना ज्यादा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद घड़ा भरता है, कितने से, बूंद बूंद से। तो ये जो हैं, ये मित्रों किसका बोध करवा रहे हैं, परिमाण, नाप का बोध करवा रहे हैं। क्रिया विशेषण हैं, लेकिन क्रिया विशेषण के बाद, पहचानने के बाद हम देखेंगे कि ये जो 4 भेद हैं, इसमें से किसका बोध करवा रहे हैं, काल का, स्थान का, रीति का, परिमाण का, नाप का। तो इसमें हम देखते हैं ये सारे सब जो हाइलाइट्स हैं जिसको गोले की, वो सारे के सारे किसका बोध करवा रहे हैं, नाप का बोध करवा रहे हैं, माप का बोध करवा रहे हैं, मात्रा का बोध करवा रहे हैं, सारांशतः किसका का उत्तर दे रहे हैं। तो ये क्या हुए, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हुए। अब इसके बाद देखें आप नेक्स्ट, आगे वाला जो भेद है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। देखिएगा, प्रयोग के आधार पर कितने भेद बताए थे, तो एक बार फिर से रिमाइंड करें। 3, साधारण, संयोजन और अनुबद्ध। साधारण के बारे में, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को क्या कहते हैं, साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से याद रखना इसको, साधारण क्रिया विशेषण जो प्रयोग के आधार पर भेद है, उसमें साधारण क्रिया विशेषण यानी हम किसे कहेंगे, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हो। स्वतंत्र से मतलब क्या है, अरे ये वाला है, इसके आगे ये संबोधनवाचक है, इसके आगे संबोधनवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये अपने आप में ही अलग है क्योंकि बीच में चिन्ह आ रखा है। तुम ये क्या कर रहे हो, अरे अलग प्रयोग है, हाय अलग प्रयोग है। क्योंकि जैसे हम कोई भी आगे प्रश्नवाचक फुल स्टॉप लगा देते हैं तो वो अपने आप में अलग ही हो जाता है, कोमा लगा देते हैं तो भी अपने आप में अलग हो जाता है। तो ये जो प्रयोग हैं ये सारे के सारे
अलग हैं, यानी कि वाक्य से इस तरह से नहीं जुड़े हुए हैं कि वो मिक्स हो रखे हों। अलग प्रयोग है। चलो, हम किसी को कहते हैं चलो, जल्दी चलो। चलो कहते ही क्या मतलब हो गया? चलो, चलने का कह रहे हैं हम, चलो चले, जल्दी चले। अरे ये जितने भी प्रयोग हैं ये क्या है? स्वतंत्र प्रयोग है, यानी किसी भी के ऊपर आश्रित नहीं है, अपने आप में अलग प्रयोग है मित्रों ये सारे। तो इनको कहेंगे साधारण क्रिया विशेषण। अब दूसरा जो है वो है संयोजन। संयोजन का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका काम होता है जोड़ने का। अब किसको कैसे जोड़ते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो जोड़ने का काम करते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वे शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्या है? एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य या फिर दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन करने का काम करते हैं। संयोजन को क्या कहते हैं? जोड़ना कहते हैं। अब जहां तुम खड़े हो वहां मंदिर हुआ करता था। जहां तुम खड़े हो एक वाक्य हो गया, मंदिर हुआ करता था दूसरा उपवाक्य हो गया। मंदिर हुआ करता था और जहां तुम खड़े हो, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वहां, इससे जुड़ रहे हैं दोनों। तो इसने, इस क्रिया विशेषण ने क्या किया है? हुआ करता, खड़े हो क्रिया है, करता था क्रिया है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वहां कर रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? संयोजक क्रिया विशेषण। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। दो वाक्यों, जाना, जाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा वहीं और जहां, और इन दोनों ने क्या किया है? इन दो वाक्यों को जोड़ दिया है। यहां हम चल रहे हैं और वहां वो दौड़ रहा है। दौड़ना, चलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता यहाँ और वहाँ बता रहे हैं। ये दोनों जो हैं ये क्या है? क्रिया विशेषण हैं। लेकिन किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? संयोजन, यानी संयोजक, जोड़ने वाले क्रिया विशेषण है, संयोजक क्रिया विशेषण है। जहाँ पर अभी रेगिस्तान है वहाँ पर कभी सागर था, जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ नवीन जाएगा वहीं राधा जाएगी। जाएगा, जाएगा क्रिया है, क्रिया की विशेषता वहीं बता रहा है जहाँ बता रहा है, और दोनों ने मिलकर के दो वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये संयोजक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इन दो वाक्यों में जहाँ, वहीं, यहाँ, वहाँ विशेषण जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः इसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है मित्रों अनुबद्ध क्रिया विशेषण। वे शब्द जो अवधारणा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अवधारणा के बारे मैंने आपको बताया था, एक विचार ही समझे यहाँ व्याकरण में। जिन्होंने बीएड एसटीसी की है तो उनका तो खूब वास्ता पड़ा इस शब्द से। अवधारणा क्या है? तो ये विचार, ऐसा विचार जो पूरी तरह से आपके अनुभवों से, विभिन्न उदाहरणों से आपने पुष्ट कर लिया है, तो अवधारणा हो गई। लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर दिए जाते हैं, निश्चय, ठोस बात करने के लिए। यदि तुम मेरे साथ चल सको तो आओ। अस तक को तो को हटा करके एक बार देखें, यदि तुम मेरे साथ चल सको आओ, अर्थ तो हो गया ना। लेकिन तो लगाते ही क्या मतलब? मेरे साथ चल सको, हमने तो उससे गारंटी ले ली, यानी कि निश्चय कर लिया कि निश्चय पूर्वक हमने कहा कि मेरे साथ चल सकता है तो ही मेरे साथ चल, यानी कि हमने उसको निश्चय कर दिया, एक अवधारणा फिट कर दी उसके मन में। आपके पद चिन्हों पर मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, सीधा भी कह सकता मैं चलूँगा, लेकिन भी कहते ही क्या है? निश्चय, वजन के साथ बात को हमने कही है। राम ने उसे देखा तक नहीं, वो आपके आने भर की देर है। अब ये जो हटा करके इनका अर्थ देखें वाक्यों का तो पूरा अर्थ निकलता है, लेकिन ये जुड़ते ही क्या हो जाता है? थोड़ा निश्चय यानी वजन हो जाता है बात में, और एक गारंटी सी बन जाती है। तो इस तरह के जो निश्चय के लिए प्रयोग करते हैं हम, इस प्रकार के क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आओ तो चलूँगा, क्रिया से पहले लगे हुए, देखा क्रिया के साथ लगा हुआ,
देर आने के क्रिया के साथ लगा हुआ था। क्रिया की विशेषता तो बता रहे हैं ये, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? निश्चय प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। मूल क्रिया विशेषण ऐसे शब्द, ये बड़ा सरल है, जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। ये पहले पढ़ाया जा चुका है मौलिक यौगिक के बारे में। तो बिना प्रत्यय लगे बन जाते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं मित्रों। आप झूठ मत बोलो। मत जो है बोलने की क्या बताता है? विशेषता बताता है। लेकिन इस मत में कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, ठीक में कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। दूर कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। अचानक कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ये क्या कहता है? ऐसे शब्द तो दूसरों शब्दों के मेल से नहीं बने हैं, मूल रूप से ही प्रयुक्त हुए, तो हम उनको कहेंगे मूल क्रिया विशेषण या मौलिक क्रिया विशेषण। ये सब क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन क्रिया विशेषण हैं, लेकिन इनकी विशेषता क्या है? ये किसी भी दूसरे शब्द से, उपसर्ग से, प्रत्यय से जुड़ करके नहीं बने, इसलिए इनको हम कहेंगे मूल क्रिया विशेषण। अब इसके बाद देखें आप, मैं अभी नहीं आया, ये उसी के उदाहरण हैं। अभी में कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। अभी में कोई उपसर्ग प्रत्यय, कोई शब्द नहीं जुड़ा, मूल रूप से प्रयुक्त हुआ। नहीं में भी जुड़ा, फिर में भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, दूर में भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें मत, अभी, ठीक, दूर, अचानक, अभी, फिर, दूर आदि शब्द मूल क्रिया विशेषण है। अर्थात ये शब्द यौगिक नहीं है, इसमें किसी भी उपसर्ग प्रत्यय शब्द का योग नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं है, इसलिए भी इनको क्या कहते हैं? मौलिक या मूल क्रिया विशेषण। इनके उपसर्ग प्रत्यय से मेल से नहीं बनाया गया। अब मित्रों, यौगिक क्रिया विशेषण इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जो योग से बने हों, ऐसे क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? यौगिक। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय पद आदि लगाने से बनते हों, योग होने से बनते हों, उसके कि यौगिक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। संगीता रात भर पढ़ती है, भर साथ में जोड़ दिया ना। चुप, ये के जोड़ दिया है, मेल से बना हुआ ना। यह है, इसका मूल क्या होगा? यह है, लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ दिया? यहाँ बना दिया है। तो ये जो हैं, इसमें साथ में क्या जोड़ दिए गए हैं? उपसर्ग प्रत्यय जोड़ दिए गए। इसकी मौलिक नहीं है, मूल रूप से नहीं, क्योंकि इनके साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, योग हुआ है, इसलिए इनको कहेंगे हम यौगिक क्रिया विशेषण। संज्ञा से दिन भर, दिन संज्ञा है, रात भी संज्ञा है, सवेरे, प्रेम पूर्वक, इन सब में क्या है? उपसर्ग जुड़े हुए हैं। सर्वनाम ये है, यहाँ, वह है, वहाँ, अब, तक, जब, जिससे, ये जो मूल हैं, इनके साथ इस तरह से ये जुड़ करके जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? यौगिक कहलाए जाते हैं। विशेषण से क्रिया विशेषण, धीमे, बहुधा, दूसरे, ये पहले से ही क्या है? विशेषण है, विशेषता बताने का काम करते हैं। वह है धीरे चल रहा है। धीरे क्या है मित्रों? विशेषण। और धीमे क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण बन जाता है। बहुधा, बहुत बार, और इसको हम विशेषण बनाएंगे तो क्या कहेंगे? बहुधा। दूसरा, दूसरा कहते ही क्या हो जाता है? ये विशेषण हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। पहला है, पहला, दूसरा, दूसरा तो क्या है? विशेषण। लेकिन दूसरे करते ही क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण बन जाता है। पहला विशेषण है,
और पहले क्या बन गया, क्रिया विशेषण बन गया, यानी क्रियाओं से पहले क्रियाओं की विशेषता बताने में हम इसको काम में लेते हैं। चुप, चुपके, दोनों में क्या है, चुप विशेषण है, वह व्यक्ति चुप बैठा है। लेकिन चुपके से या चुपके चुपके ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया से क्रिया विशेषण, सोते, जागते, खाते, पीते, रहते, करते आदि, ये क्या है, क्रिया से। ये शब्द क्या है, सोना, सोना क्रिया है, और क्रिया से क्रिया विशेषण हमें बनाना हो तो क्या कर देंगे हम, सोते। जागना, क्योंकि क्रिया के अंत में ना आता है ना, तो जागना, जागना से हम क्रिया विशेषण बनाएंगे तो हम कर देंगे जागते। खाना क्रिया है और क्रिया विशेषण बनाएंगे तो कहेंगे खाते हुए। पीना क्रिया है, पीते हुए क्रिया विशेषण बना दिया। रहना क्रिया है, रहते हुए। करना क्रिया है, करते हुए क्रिया विशेषण हो गया। तो यह है क्रिया से क्रिया विशेषण, विशेषण से क्रिया विशेषण, किस प्रकार से हम इन शब्दों को बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो बिना किसी रूपांतरण के, जिसमें परिवर्तन तो होता ही नहीं है क्योंकि अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं, रूपांतरण के क्रिया विशेषण के समान उपयोग में आते हैं। इसको परिभाषा को आप थोड़ा ध्यान में, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण के समान होते हैं और वो किसी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्द जो बिना किसी रूपांतरण के यानी अविकारी शब्द होते हैं और क्रिया विशेषण के समान उपयोग में आते हैं। क्रिया विशेषण नहीं कह रहा यहाँ, क्रिया विशेषण के तरह ही काम में लेते हैं हम, इसलिए इनको इस भेद में रखा गया है। वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आमतौर पर एक स्थानिक क्रिया विशेषण एक प्रकार का क्रिया विशेषण ही होता है। स्थानिक क्रिया विशेषण जो किसी स्थान के संयोजन और उस स्थान के संबंध को संदर्भित करता है। उस स्थान को जोड़ना मिलाना, यानी स्थान से किसी भी क्रिया को जोड़ने का काम करता है, उससे मिलाने का काम करता है। एक स्थानीय क्रिया विशेषण पूर्वसर्गीय वाक्यांश के समानार्थक होता है। अब इसको आप थोड़ा सा देखें, पूर्वसर्गीय क्या है। जैसे एक शब्द हो गया मित्रों होमगार्ड, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, होमगार्ड का आप क्या अर्थ समझेंगे, होमवार्ड, गार्ड नहीं, होमगार्ड तो एक पद हो गया। ये शब्द है, इससे समझना पहले, फिर ये चीज समझना। पूर्वसर्ग कहते हैं विभक्ति को, कारक चिन्ह को कहते हैं। इस होमवार्ड का कितना अर्थ निकलता है, घर को, घर की ओर। शब्द तो एक है, लेकिन जब इसका अर्थ हम निकालते हैं तो पूर्वसर्गीय, यानी पूर्वसर्ग हम किसे कहते हैं, विभक्ति को कहते हैं। तो विभक्ति इसमें क्या लगी हुई है, कि को अर्थ दे रहा है। ये एक स्थानीय क्रिया वाक्यांश पूर्वसर्गीय, यानी ऐसे वाक्य के समान अर्थ देता है। एक स्थानिक क्रिया विशेषण ऐसे वाक्य के समान अर्थ देता है जिसके साथ विभक्ति जुड़ी हुई हो, पूर्वसर्ग जुड़ा हो। विभक्ति को क्या कहते हैं, पूर्वसर्ग कहते हैं। तो यहाँ होमवार्ड शब्द है। ये होमवार्ड शब्द एक वाक्य के समान अर्थ देता है। शब्द तो एक है, लेकिन ये अर्थ देता है एक वाक्य के समान। कैसे, जैसे होमवार्ड कहने पर हम इसका ये भी अर्थ समझ सकते हैं, घर को। दूसरा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि घर की ओर। दो अर्थ हो गए ना। और जो दोनों, घर को और घर की ओर, ये क्या हैं, छोटे वाक्य हैं। घर की ओर कि कोई हमें पूछता है कि अमुक व्यक्ति किधर गया,
तो हमारा उत्तर क्या होगा? हम वाक्य में उत्तर देते हैं ना, घर की ओर गया। लेकिन घर की ओर कहने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि होमवर्ड, यानी अपने घर गया। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों, मोटे तौर से बता दूं आपको, कि एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा क्रिया विशेषण होता है जो होता तो एक शब्द है, लेकिन वो काम क्या करता है? एक वाक्य का काम करता है, वाक्य का अर्थ देता है वो एक। इसलिए उसको कहा जाता है स्थानिक क्रिया विशेषण। ये कहता है एक स्थानिक क्रिया विशेषण एक ऐसे पूर्व सर्गीय, यानी ऐसा वाक्य जिसके साथ पूर्व सर्ग लगे हों, विभक्ति लगे हों, इस प्रकार के वाक्य के समान अर्थ देता है, तो उसको कहते हैं स्थानिक क्रिया विशेषण। एक बार फिर से देखें इसको, क्योंकि ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, बड़ा सरल है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में थोड़ी जल्दी नहीं बैठती है। ऐसे शब्द जो बिना किसी रूपांतरण के, तो यहाँ तक तो आप लेंगे अव्यय अविकारी शब्द कि क्रिया विशेषण के समान उपयोग आते हैं, क्रिया विशेषण की तरह ही उपयोग आते हैं, स्थानिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आमतौर पर एक स्थानिक क्रिया विशेषण एक प्रकार का क्रिया विशेषण ही है। स्थानिक क्रिया विशेषण एक प्रकार का क्रिया विशेषण ही है जो किसी स्थान या किसी स्थान के संयोजन को जोड़ने का काम करता है, सम्मिलित करना, संयोजन का काम करता है, उस स्थान के संबंध को संदर्भित करता है। संदर्भ का मतलब आप पढ़ते हैं संबंध। एक स्थानिक क्रिया विशेषण पूर्व सर्गीय वाक्यांश के बराबर होता है। अब ये जो हमने पढ़ा है, इसका उदाहरण हम देखें कि होमवर्ड, मैंने एक शब्द लिख दिया और आपको बता दिया कि ये क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। क्या? होमवर्ड शब्द है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। तो ये होमवर्ड शब्द है, ये क्रिया विशेषण की तरफ काम करता है। किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि अमुक व्यक्ति कहाँ गया, तो हम बताएंगे होमवर्ड। तो उसके जाने की क्रिया जो है उसकी विशेषता भी बता रहा है ये, लेकिन विशेषता बता कितनी रहा है? एक पूर्व सर्गीय वाक्यांश के समान, एक वाक्य के समान अपना अर्थ दे रहा है। तो इसमें देखें कि होमवर्ड शब्द एक है, अर्थ किस तरह से दे रहा है? एक वाक्य के समान दे रहा है। घर को घर की ओर, कोई अर्थ निकाल लो चाहे इसका। एक स्थानीय क्रियाविशेषण जो एक स्थान, घर और एक संबंध की ओर इस संदर्भ में दिशा निर्दिष्ट करता है। होमवर्ड शब्द घर की ओर वाक्यांश के बराबर है। शब्द तो एक है मित्रों, लेकिन अर्थ कितना दे रहा है? एक वाक्य का दे रहा है। और दूसरा ये है कि एक संबंध को बताता है। ये संबंध घर की ओर किससे संबंध जोड़ रहा है? घर से संबंध जोड़ रहा है। हम इशारा करते हैं अमुक व्यक्ति घर की ओर गया, होमवर्ड गया, तो उस व्यक्ति का और जाने की क्रिया जो है उसका संबंध किससे जोड़ता है? घर से जोड़ता है। संबंध को दिशा होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई भी संबंध हो सकता है जिसे स्थानीय पूर्व सर्ग द्वारा निश्चित किया जा सकता है। जैसे घर से, होमवर्ड के कितने अर्थ ले सकते हैं? घर से, घर पर, घर के निकट की ओर, घर से दूर। शब्द एक है, अर्थ दे रहा है पूरे वाक्य का। इसमें से ये भी है कि इसमें से कोई सा भी अर्थ ले सकते हो आप। यथा जैसे घर शब्द अपने आप में स्थानीय क्रिया विशेषण है। जैसे मैं उसे आज घर ले गया, या मैंने उसे आज घर पर पाया, पूर्व में ये घर पर वाक्यांश के बराबर है। जैसे ये वाला एक शब्द है, दो शब्द वाक्य है, वाक्य का एक अंश है। घर पर, इसको हम किस तरह से अर्थ में ले सकते हैं? मैं उसे आज घर पर ले गया, ठीक है, घर पर ले गए, इससे ऐसे भी अर्थ दे रहा है। या मैंने उसे आज घर पर पाया, घर पर वाक्यांश के बराबर है, यानी कि ये जो होमवर्ड शब्द है ये किसके बराबर है? घर पर। और बाद में घर पर वाक्यांश के बराबर है, यानी कि शब्द एक हो
और अर्थ वाक्यांश के बराबर दे रहा हो और क्रिया विशेषण के समान काम कर रहा हो तो उसको कहेंगे हम स्थानिक क्रिया विशेषण। अब एक तो सामान्य जानकारी मित्रों ये और देख लें। शब्द भेद, वहां ये जो बताए जा रहे हैं ये क्या है? स्थानिक क्रिया विशेषण है। स्थानीय या स्थानिक क्रिया विशेषण। वहां स्थानिक क्रिया विशेषण है। अर्थ क्या होगा इसका? उस स्थान पर। वहां हम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? उस स्थान पर। कहाँ? किस स्थान पर? इसलिए किस वाक्य के समान अर्थ दे रहा है? इस कारण से इसके समान एक एक शब्द अर्थ दे रहे हैं। तो ये जो हैं इस तरह के ये कहलाएंगे स्थानिक या स्थानीय क्रिया विशेषण। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है? बड़ा सरल है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, उस क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण। लेकिन थोड़ा सा इसमें और देखें आप पहचान के लिए। कई विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कई विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। विशेषण भी होते हैं, उनको हम देखेंगे, वो क्रिया विशेषण में भी काम करते हुए पाएंगे। विशेषण शब्द क्रिया से पहले आएंगे तभी क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इनकी पहचान है मित्रों ये। क्रिया विशेषण आप किसके कहेंगे? यदि वो क्रिया से ठीक पहले आकर के क्रिया की विशेषता बताते हैं तो आप कहेंगे ये क्रिया विशेषण है। यदि वे संज्ञा से पहले आएंगे तो वो क्या होंगे? विशेषण कहलाएंगे। यानी कि इसमें आपको पहचान क्या होगी? यदि संज्ञा कोई शब्द है उससे ठीक पहले विशेषण आकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो क्या है? विशेषण है। यदि क्रिया शब्द से पहले अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। हिंदी में कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग एक ही वाक्य में संभव है। यानी ये क्या बताया गया? जैसे वे शाम को क्या है? कालवाचक। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक। और ऊपर क्या है? स्थानवाचक। यानी 3 प्रकार के क्रिया विशेषणों का एक साथ इस वाक्य में प्रयोग किया है सिर्फ पहचानने के लिए। तो मित्रों ये था क्रिया विशेषण। विकारी शब्दों का प्रथम चैप्टर जो है वो हमने पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय, यानी ऐसे विकारी शब्द जो संबंध बोधक हों। विकारी शब्दों का दूसरा भेद। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।